नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बने रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां लिखा गया है, सफलता एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। मतलब आपको असफलता से घबराना नहीं है, निरंतर असफलताओं से सीख लेना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और आज का सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी जानकारियां जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं उनको सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस का आयोजन किस दिवस को किया गया। यहां विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला 10 दिसंबर, दूसरा 4 दिसंबर, तीसरा 5 दिसंबर, चौथा जो दिया गया है 11 दिसंबर। दोस्तों जो सही विकल्प हमारा होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, कई बार प्रश्न पूछा गया है मुख्यालय से, तो आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देशों की संख्या 190 सदस्य देश यूनिसेफ में हैं। इसी क्रम में कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यहां दिया गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है यह यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और भी दिए गए हैं। जैसे हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 11 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां 4 दिसंबर की मित्रों, तो 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आर हरिकुमार जी हैं। ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो आपको भूलना नहीं है, 5 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर बात कर लें 16 दिसंबर की, तो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं से अगर पूछा जाए 25 दिसंबर की, कई बार पूछा गया है, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को किससे संबंधित है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। और 26 दिसंबर, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हाल ही में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और यह प्रश्न पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में कि 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब यूनिसेफ से 2 प्रश्न और भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल हैं। ये वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो बच्चों के अधिकारों
बच्चों के अधिकारों और भलाई, बच्चों के अधिकारों और भलाई के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? तो यूनिसेफ संस्था है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए दिया गया है आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश का है? अब यहां देखना है कि ये आर्टन कैपिटल संस्था है, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है क्या? पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2022 का। इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश शामिल है? अगर हम बात करें विकल्प की तो हमारा पहला दिया गया जापान, दूसरा दिया गया यूएई और तीसरा दिया गया अफगानिस्तान और चौथा दिया गया भारत। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। आर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व में पहले स्थान पे कौन सा है? तो यूएई है। कौन है? यूएई है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी जो है मित्रों, इसकी राजधानी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां पासपोर्ट इंडेक्स की, इसका आशय यह होता है कि विश्व में सबसे ताकतवर या सबसे अधिक देशों में जो यात्रा करने में सुगमता किस पासपोर्ट को प्राप्त है? तो वो यूएई के पासपोर्ट को प्राप्त है। इसी क्रम में सबसे कम भी ध्यान रखेंगे कि सबसे कम या निचले पायदान पे कौन है? तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है ये सबसे निचले पायदान पे है। इसी क्रम में ध्यान दें, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका स्थान कौन सा है? तो 87वां जो इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87 है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अफगानिस्तान से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे तो कौन सा ऑपरेशन चलाकर इनको वापस, भारतीयों को वापस लाया गया था? तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, यह भी पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसी क्रम में आप यह भी ध्यान रखेंगे, यूएई से यह बात हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे टी20 एशिया कप पुरुष वर्ग का आयोजन कहां किया गया था? तो यूएई में किया गया था। और यहां पर विजेता कौन रहा? तो श्रीलंका जो है मित्रों ये विजेता रहा है। और उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आईपीएल का 15वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो यह भी यूएई में किया गया था। और यहां पर विजेता कौन रहा? तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात वारियर जो है ये विजेता रहा और राजस्थान रॉयल्स जो है या उप विजेता के रूप में रहा। अब बात हो रही थी इंडेक्स की, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, उन इंडेक्सों को आपको जरूर याद रखना होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मित्रों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये सबसे निचले पायदान पर 180 देशों में 180वां स्थान किसका है? ये भारत का है। अगर पूछ लिया जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान तो 150 है। साथ ही साथ खुशहाली सूचकांक अगर पूछ लिया जाए इसमें भारत का स्थान कितना है? 136 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शांति, विश्व शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो ये दोनों में भारत का स्थान 135 है। इसी क्रम में आपको याद रखना है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कितना
है तो 132 है। इसी क्रम में दो और हैं, आप याद रखेंगे। विश्व भूखमरी सूचकांक की बात की जाए तो यहां पर भारत का स्थान कितना है तो 107 है। और सतत विकास की बात कर लें, इस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है 120वां है। और नवाचार सूचकांक की बात कर लें तो 40 है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो 37 है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात कर ले तो भारत का स्थान 43 है। यह इंडेक्स आपको महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखना होगा। ये सारे इंडेक्स कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इतने इंडेक्स आपको याद हैं तो यकीन मानिए जब भी इंडेक्स से प्रश्न बनेगा दोस्तों वो आपका गलत होने वाला नहीं है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखिए पहला हमारा विकल्प दिया गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा केरल। यहां सही जो विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी है, आप ध्यान रखेंगे। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो प्रमोद सावंत जी जो हैं यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री गोवा राज्य के हैं। अगर हम बात करें कि यहां विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो 40 विधानसभा की सीटें हैं। और एक प्रश्न यहां से गोवा से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि गोवा किसका उपनिवेश था तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था गोवा। साथ ही साथ कब आजाद हुआ पुर्तगालियों से तो 1963 ईस्वी में। और ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है तो गोवा से पुर्तगालियों को बाहर करना किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। और 1987 में यह अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि रैबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है तो गोवा है। साथ ही साथ तटीय सीमा सबसे कम किस राज्य की है भारत में तो तटीय सीमा कम वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और इसी क्रम में आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है, जीएसटी संग्रहालय ये भारत का पहला जीएसटी संग्रहालय है। ये कहां स्थापित किया गया है तो गोवा की राजधानी पणजी में। और इसका नाम आप ध्यान रखेंगे धरोहर जो है इसका नाम है। इसी क्रम में हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है तो ये गोवा है। कौन सा है? गोवा है। इसी क्रम में आप एक प्रश्न और याद रखेंगे, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा 2023 में तो गोवा में किया जाएगा। और उच्च स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य किसने घोषणा किया है तो ये गोवा है। जबकि प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये उत्तराखंड है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां गोवा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी पूछा जाता है पुर्तगालियों से संबंधित। पुर्तगालियों के द्वारा कब इसको छोड़ा गया था तो 1963 में गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा से यहां से इनको हटाया गया था। या आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे तो पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए हैं तो ये पुर्तगाली जो हैं ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। यहां पर डोनी पोली जिसका अर्थ होता है, डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोली का अर्थ होता है चंद्रमा। और इस राज्य का यह तीसरा हवाई अड्डा है। इसे स्थापित किया गया है कहां तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थापित किया गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप गोवा से संबंधित फैक्ट के रूप में। साथ ही साथ गोवा से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता
किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो आप ध्यान रखेंगे गोवा राज्य में है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 44 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहां देखिए एक गोवा राज्य का एक मैप दिखाया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अगर बात की जाए राजधानी की तो पणजी यहां दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर यहां हम देखें तो एक महत्वपूर्ण नाम है सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी। ये कहां स्थित है? तो गोवा में सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, आपको याद रखना है। भगवान महावीर सेंचुरी कहां स्थित है? तो यह भी गोवा राज्य में स्थित है। कार्टिगो सेंचुरी कहां स्थित है? तो यह भी गोवा राज्य में स्थित है, यह आप जरूर याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का आधारशिला कहां रखा गया? अब यहां देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए, पहला नागपुर, दूसरा पुणे, तीसरा लखनऊ, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एक ही स्थान पे, चाहे वो मनुष्यों में, मानवों में या मनुष्यों में या पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन करना या इनके रोगों का निदान करना एक ही स्थान पे, इसी उद्देश्य से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का आधारशिला रखा गया। और यहीं पे एम्स की भी आधारशिला रखी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें नागपुर से तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है नीरी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे नीरी का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। कहां स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कहां बुलाया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे ये नागपुर में बुलाया गया था, नागपुर में। और विजय राघवाचारी जो हैं, इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में कि भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का सबसे पहला आयोजन कहां किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें, यहां भाषाओं की बात हो रही है, तो वर्तमान में राज व्यवस्था में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगर पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। वो 2 भाषाएं कौन हैं जो कि राज व्यवस्था में वर्णित नहीं है? पहला आपका अंग्रेजी है, दूसरा जो भाषा है ये राजस्थानी भाषा है, जो कि राज व्यवस्था में वर्णित नहीं है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा है कि मूल अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन था? तो 14 भाषाओं का वर्णन था, आप ध्यान रखेंगे। और भाषा किस भाग में वर्णित है, भाग भी ध्यान रखेंगे। तो भाग जो है अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, और भाग की बात किया जाए तो भाग 17 में भाषाओं की बात की गई है। और हिंदी के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, यहां बात हो रही थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की, तो आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। अगर हाल ही में पूछा जाए, हाल ही में नेजल के द्वारा, नाक के द्वारा
कोविड 19 की दवा बनाई गई है, तो इस किस कंपनी को दिया गया है? तो भारत बायोटेक को दिया गया है, भारत बायोटेक को। इसका नाम है क्या है? इनकोवैक जो है विश्व की पहली नाक के द्वारा ली जाने वाली दवा है, जो कि कोविड वैक्सीन के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है सर्वाइकल कैंसर किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान रखेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा। और इसकी पहली दवा किसके द्वारा बनाई गई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहां है? पुणे में स्थित है, यह भी याद रखना है। हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो यम पॉक्स किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में लंपी नामक बीमारी जो कि जानवरों में होती है, लंपी नामक बीमारी की दवा बनाई गई है, स्वदेश में निर्मित किया गया है, लंपी प्रोवैक। कौन? लंपी प्रोवैक नामक दवा भारत में निर्मित की गई है, जो कि पशुओं में लंपी नामक बीमारी को रोकने के लिए बनाया गया है। आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए पहला दिया गया है रोहित शर्मा, दूसरा ईशान किशन, तीसरा क्रिस गेल, चौथा विराट कोहली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। ईशान किशन जो हैं, ये विश्व के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक मतलब 200 रन इन्होंने सबसे तेज रूप में बनाया है। अगर हम बात करें इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले स्थान पर क्रिस गेल थे। कौन थे? क्रिस गेल थे। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले कौन बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था, तो सचिन तेंदुलकर हैं, ये सबसे पहले दोहरा शतक बनाने वाले हैं। और भारतीय के रूप में भी पहले हैं और विश्व में भी पहले हैं। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो वीरेंद्र सहवाग हैं। और तीसरे स्थान पे बात करें तो रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा हैं। और अगर हम चौथे बल्लेबाज की बात करें तो ईशान किशन जो हैं, ये चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे तेज बनाए जाने की, तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले ईशान किशन हैं। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ध्यान देंगे ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है अभी तक विश्व में तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अब यहां बात हो रही क्रिकेट की, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं और हाल फिलहाल में चर्चा में भी है। अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप ये 8वां संस्करण था। और 8वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और आपको ध्यान देना है कि इसमें विजेता देश कौन रहा? तो इंग्लैंड मित्रों विजेता देश के रूप में रहा। और ये दूसरी बार, पहले 2010 में और अब की बार दोबारा 2022 में यह ट्रॉफी जीतने वाला दूसरा है आपको इंग्लैंड के रूप में। अगर हम बात करें यहां 2019 का वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के रूप में कौन रहा है? तो इंग्लैंड रहा है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है टी20 एशिया कप यहां महिला आपको याद रखना है। इसकी विजेता टीम कौन रही? तो भारत की महिला टीम जो है ये टी20 एशिया महिला कप की विजेता रही। अगर हम बात कर ले यहां 13वां वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? जो कि 2023 में होना है। तो इसका आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे आपको याद रखना है आईसीसी इंटरनेशनल
क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय दुबई, कहां है? दुबई में है। और हाल ही में इसके प्रमुख जो हैं ये ग्रेग वर्कले हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसी कारण इस चर्चा में भी है, आपको ध्यान रखना है ग्रेग वर्कले। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आईसीसी के द्वारा किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो आपको ध्यान रखना है टेस्ट क्रिकेट में जो रूट हैं, कौन है? जो रूट हैं। और अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो शाहीन अफरीदी हैं। और महिला के रूप में देखा जाए तो स्मृति मंधाना, कौन है? स्मृति मंधाना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस प्रश्न को आपको जरूर याद रखना है। अगर आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के रूप में पूछा जाए तो इसका हमारा आंसर जो होगा ये स्मृति मंधाना होगा। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में ये कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे पीआर श्रीजेश हैं एथलीट ऑफ द ईयर। अगर पूछ लिया जाए बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में कौन है, तो ये मीराबाई चानू हैं, यह भी आपको भूलना नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं खेल से संबंधित, आपको इनको जरूर याद रखना है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में इनसे आपको जरूर लाभ होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें हम। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा के कौन बनी है? तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है पीवी सिंधु, दूसरा पीटी उषा, तीसरा मैरी कॉम, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पीटी उषा है। ये 95 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 95 वर्षों के बाद, और पहली महिला है। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। इनका नाम क्या है? पीटी उषा है। अगर हम बात करें इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो इनका राज्य जो संबंध जो है ये केरल राज्य के कोझिकोड से संबंधित है। इसी क्रम में हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं खेल परिदृश्य में, उनको हमको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एक क्रम में, तो आपको सबसे पहली नियुक्ति जो है याद रखना है भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे हैं। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दिलीप टर्की हैं, और ये भी निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए यहां पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यह भी पहिला है। तो आपको ध्यान रखना है मेघना अहलावत जो हैं, इनको भारत के पहले टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में चुना गया है। अगर बात की जाए बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये रोजर विन्नी है। कौन है? रोजर विन्नी है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो सौरव गांगुली जी के स्थान पर रोजर विन्नी को चुना गया है। अगर पूछा जाए पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में, तो ये राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला कोच के कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर रमेश पवार जो हैं ये महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो सुनील छेत्री हैं। और अगर महिला के रूप में पूछा जाए तो मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण हैं, या भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। अगर बात की जाए पीवी सिंधु की
तो आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीवी सिंधु को जाना जाता है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट में किसने जीता है, पदक किसने जीता है, तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। साथ ही साथ सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का चैंपियन ओपन किसने जीता है, तो यह पीवी सिंधु ने जीता है। और स्विस ओपन के बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, तो यह भी पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। और हाल ही में भारत में एथलीट आयोग का गठन किया गया है। तो आप ध्यान देंगे कि इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मैरी कॉम जी को एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि इसी में उपाध्यक्ष के रूप में आप एक नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, शरद कमल। इनका खेल क्या है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक या सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता था, तो 3 स्वर्ण पदक किसके द्वारा, शरद कमल के द्वारा जीता गया था। हाल ही में 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शरद कमल हैं। और आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जिसकी स्थापना कब होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 23 जून 1894 को होता है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर तैयब। कौन है, डॉक्टर तैयब हैं, ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। और सदस्य के रूप में पहले भारतीय चुने गए हैं, कौन है, तो ये शरद कमल हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो देखिए यहां पहला दिया गया हार्दिक पटेल, दूसरा भूपेंद्र पटेल, तीसरा मलिक साहा और चौथा दिया गया है एकनाथ शिंदे। यहां ध्यान रखना है आपको, विकल्प हमारा कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर 20 सही है। भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात राज्य का दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम बात करें यहां भूपेंद्र पटेल की, तो ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री होंगे, तो गुजरात राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो ये भूपेंद्र पटेल जी होंगे। अब यहां बात करें गुजरात की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर है। अब हाल ही में आपको ध्यान रखना है यहां पर चुनाव हुआ है, यहां की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 182 सीट हैं। और आपको ध्यान रखना है बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, 156 सीटें जो हैं ये बीजेपी को प्राप्त हुई हैं। और अभी तक का सबसे बड़ी जीत जो है ये भाजपा की रही है, ये 182 सीटों में 156 सीटें जीतकर। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहां के राज्यपाल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है आचार्य देवव्रत जी जो हैं ये यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपको याद रखना है। हाल ही में लाइफ मिशन की शुरुआत कहां पर किया गया है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइफ मिशन का शुरुआत किया गया है गुजरात राज्य से। साथ ही साथ आपको याद रखना है अटल ब्रिज, इसकी लंबाई कितना है, तो 300 मीटर है। और ये किस नदी पर बनाया गया है, तो साबरमती नदी पर बनाया गया है। और इसकी संरचना पतंग जैसी है, कैसी है, पतंग जैसी है। और इसका भी संबंध कहां से है, तो गुजरात के अहमदाबाद से है। इसी क्रम में आपको याद रखना है बुलेट ट्रेन का परीक्षण सबसे पहले कहां किया गया, गुजरात के सूरत में। साथ ही साथ स्टील स्लैग या स्टील कचरा से
से रोड सबसे पहले कहां बनाया गया है? तो ये सूरत में बनाया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे डेफ एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल की, अत्यंत महत्वपूर्ण है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो गुजरात में, और इसका शुभंकर क्या था? सावज। क्या है? सावज है। और यहां पर सर्विसेज जो है ये पहले स्थान पे रहा, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां विकल्प जो दिया गया है उसको भी ध्यान दें। अगर बात करें मानिक साहा के, तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मानिक साहा जी को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगर बात करें एकनाथ शिंदे जी की, तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो एकनाथ शिंदे जी ने। और उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने लिया है? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने। साथ ही साथ महाराष्ट्र से एक प्रश्न याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इस राज्य में नियुक्त किया गया है। तो ये राहुल नार्वेकर हैं, जो कि कहां से संबंधित हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देखिए, पहला हमारा दिया गया है कमलनाथ, दूसरा भूपेंद्र बघेल, साथ ही साथ तीसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और चौथा जो दिया गया है अशोक गहलोत है। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर सी सही है। यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये कांग्रेस के नेता हैं, और ये चौथी बार इन्होंने विधानसभा मतलब विधायक के रूप में इन्होंने जीत दर्ज की है, और इन्हें ही हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1971 ईस्वी में हिमाचल राज्य का गठन होता है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है इसकी राजधानी क्या है? तो शिमला और धर्मशाला जो है यहाँ की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हिमाचल से अन्य बातों में, तो आपको जरूर याद रखना है कि यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप ध्यान रखेंगे टोटल 68 सीटें हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 40 सीटें। और बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ये 25 सीटें प्राप्त हुई। और बाकी अन्य जो हैं वो अन्य को प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से पूछा जाता है कि भारत का पहला 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है ड्रोन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए तासी गंग, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का नाम क्या है? तासीगंग है। और किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से है। और आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में श्याम शरण नेगी, हाल ही में इनका 106 वर्ष में इनका निधन हुआ है। और ये भारत के मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मतदाता कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे श्याम शरण नेगी जी थे। और इनका हाल ही में 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, अभी हम लोगों ने अटल ब्रिज पढ़ा है, अब यहां ध्यान रखेंगे अटल टनल जिसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। इसका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और 2022 का
बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड किसे दिया गया है? तो अटल टनल को दिया गया है। आपसे पूछा जाता है रोहतांग दर्रा सिप कीला दर्रा का संबंध कहां से है? तो रोहतांग दर्रा और सिपकीले दर्रे का संबंध कहां से है? तो इन दोनों का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी क्रम में अशोक गहलोत जी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और भूपेंद्र बघेल जी के बारे में बात करें तो आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र बघेल जी हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अबुआ गुइन होगमो हमार बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? मतलब आपका यहां देखें अबुआ बुगिन होदमो हमार, जिसका अर्थ होता है बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें विकल्प की तो हमारा विकल्प है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम। मतलब आपको यहां प्रश्न में पूछा जा रहा है अबुआ बुगिन होमदो हमारा यह बेहतर स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प देखिए, विकल्प जो दिए गए हैं झारखंड है पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा असम है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा झारखंड। अगर हम बात करें झारखंड में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया और जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की उचित स्वास्थ्य सेवा, नागरिकों की उचित स्वास्थ्य सेवा या अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आयुष मंत्रालय की पहल है। अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय की तो यहां केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सर्वानंद सोनेवाल जी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इसी क्रम में आपको आयुष का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां ए का मतलब आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। और वाई का मतलब यहां योग है और यू का मतलब यहां यूनानी है। यस का यहां आशय सिद्धि है और यच का मतलब यहां होम्योपैथी है। इसको आप याद रखेंगे। आयुर्वेद के जन्मदाता के रूप में धन्वंतरी जी को जाना जाता है। साथ ही साथ योग के प्रवर्तक की बात करें तो यह पतंजलि जी को जाना जाता है। और आप ध्यान रखेंगे इसके 3 सेंटर बनाए गए हैं मुख्यालय। तो आप ध्यान रखेंगे आयुर्वेद का मुख्यालय गोवा में है, यूनानी का मुख्यालय गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और होम्योपैथ का मुख्यालय नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में स्थित है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहां झारखंड की तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है? रांची है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ हाल ही में झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब इसकी स्थापना होती है? तो सन 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है। कौन कौन? आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की, साथ ही साथ उत्तराखंड की और झारखंड। इन 3 राज्यों का गठन कब होता है? तो यह सन 2000 में इन 3 राज्यों का गठन होता है। साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के बहुत समीप है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा के बहुत समीप है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है। कहां से है? झारखंड से है। आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है यहां पर हुंडरू जलप्रपात का संबंध किससे है और यह किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड से हुंडरू जलप्रपात कहां है? झारखंड राज्य में है। और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए आयुष्मान योजना कहां से प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड की राजधानी रांची से
कब? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान योजना प्रारंभ की जाती है। साथ ही साथ यह 5 लाख बीमा, 5 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की राजधानी भोपाल है और असम की बात करें तो यहां की राजधानी दिसपुर है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है, झारखंड का है। तो हम यह झारखंड किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए बिहार राज्य से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, नीचे यहां उड़ीसा से सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है झारखंड। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे झारखंड में अगर आप देखें तो पलामू, यहां देखिए पलामू है। साथ ही साथ आपको यही ध्यान रखना है बोकारो स्टील संयंत्र है, धनबाद जो कि कोयले के लिए जाना जाता है। कई स्थल हैं जो कि पूछा जाता है कि यहां पर कोयला का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। रांची जो झारखंड की राजधानी है यहां मध्य में दिखाई गई है। ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी वृद्धि किया गया है? देखिए यहां आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि किया गया है, वही पूछा जा रहा है कितना किया गया है। यहां हमारा पहला विकल्प दिया गया है 0.20, दूसरा दिया गया है 0.35, तीसरा दिया गया 0.55 और चौथा दिया गया है 0.50। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 0.35 की वृद्धि की गई है। वर्तमान में कितना था? तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान में 5.90 था, अब कितना हो गया है? 6.25% जो हो गया है ये रेपो रेट हो गया है। यहां पर अगर रेपो रेट की बात करें तो रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जिस रेट पर बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है वह रेट क्या कहलाता है? वही रेट रेपो रेट कहलाता है। और इसके बढ़ाए या घटाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो महंगाई को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें यहां आरबीआई से संबंधित तो आपको जरूर याद रखना है कि आरबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको यह भी ध्यान रखना है हाल ही में द बैंकर्स अवार्ड के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? किस बैंक को? जो कि बैंकों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये केनरा बैंक है। कौन सा है? केनरा बैंक है। और ये कहां? वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो लंदन में किया गया था और वहीं पर केनरा बैंक को दिया गया है यह सम्मान। अगर हम बात करें यहां हाल ही में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ई रूपी है। क्या नाम है? इसका नाम ई रूपी है। और वर्तमान में प्रचलन में जितनी मुद्राएं आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा ई रूपी के माध्यम से। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है आरबीआई के द्वारा रुपया व्यापार करने का पहली अनुमति किस बैंक को दिया गया है? तो यह भी ध्यान रखेंगे यूको बैंक। कौन है बैंक? यूको बैंक को आरबीआई के द्वारा रुपया व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी क्रम में आरबीआई से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए अधिनियम 1934 है। साथ ही साथ स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। और आप ध्यान रखेंगे कि इसके पहले गवर्नर कौन नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना ओसबोर्न स्मिथ हैं जो कि पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। और भारत के अगर पूछ लिया जाए तो सीडी देशमुख हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका मुख्यालय वर्तमान में
में कहां है, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई, कहां, मुंबई में स्थित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ 14 बैंकों का विलय, 14 बैंकों का विलय कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में। और 8 बैंकों का पुनः विलय कब किया गया, तो 1980 ईस्वी में किया गया। यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आप परीक्षाओं की दृष्टिकोण से याद रखेंगे, और जब भी परीक्षाएं होंगी अगर यहां से प्रश्न बनते हैं तो आपके प्रश्न गलत होने नहीं चाहिए। इसी क्रम में आज की ये जो सीरीज है 10 प्रश्नों की, यही समाप्त हो रही है, और आपसे उम्मीद यही है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे द्वारा या संस्था के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।